फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। एंड जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया होगा, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, इसमें ना हमारे दो डिफरेंसेस रह गए थे, तो उसको एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, देन हम आगे का कवर करते हैं। ठीक है, उन लोग ये डिफरेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। तो सबसे पहले इसमें मीनिंग वाली बात आती है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पहले तो वैलिड होते हैं, लेकिन बाद में जाके कोई लॉ चेंज हो गया, कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई या कुछ भी चेंज की वजह से वो वैलिड नहीं रह पाते, उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया फ्री कंसेंट के बिना, ठीक है, उसके बाद एग्री पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो उसको वैलिड बना सकती है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। तो ये उनके मीनिंग हो गए। इन्फॉर्सिबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो वैलिड रहा ही नहीं है। अच्छा, इसमें एग्री पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन में कहा था कि वो चाहे तो उसे वैलिड बना सकता है, चाहे तो उसे कैंसिल कर सकता है। कॉज में अगर मैं बोलूँ तो कोई लॉ चेंज हो गया, पॉलिसी चेंज होगी, सर्कमस्टांस चेंज हो गया, कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसने कोई रूल चेंज कर दिया, तो इसकी वजह से वो वॉइड हो गया। यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं होती है, इस वजह से ये चीज़ होती है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बोलूँ तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बचा ही नहीं है, ये तो वैलिड ही नहीं है। इसके ऊपर मैंने डेफिनेशन में बोला था कि एग्री पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कर सकते हैं या नहीं। अगला डिफरेंस जिसकी मैं बात करती हूँ तो वो आता है वॉइड एग्रीमेंट का और इलीगल एग्रीमेंट का। ठीक है, वॉइड का मतलब आप समझ चुके हो, जो पहले अच्छा था, बाद में किसी चेंज की वजह से, कोई सर्कमस्टांस चेंज हो गया जिसकी वजह से वो वॉइड हो गया। इलीगल क्या होता है? जो स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया हुआ था। आप ड्रग का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ड्रग का एग्रीमेंट करोगे, तो वो स्टार्टिंग से ही गलत है, तो उसको बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट। तो इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो दोनों की। ठीक है, एक चीज और आती है स्कॉप। स्कॉप में अगर बात करते हैं तो जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, जरूरी नहीं है सारे इलीगल हो, लेकिन जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो सारे वॉइड होते हैं। वॉइड का मतलब होता है खराब, तो वो सारे इलीगल एग्रीमेंट तो खराब होंगे, लेकिन सारे खराब वाले एग्रीमेंट्स इलीगल हो सकते हैं क्या? वो तो लॉ या रेगुलेशन की चेंज की वजह से हुआ था ना, तो सारे इलीगल नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो केस स्टडीज या स्टेटमेंट के ही आते हैं। तो स्टेटमेंट में एक तो स्टेटमेंट थी कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर आ गई है कि सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, लेकिन सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। तो आपको ये वाली स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना है, आपको करके जाना है। नेचर की मैं बात करूँ तो ये फॉरबिडन अंडर लॉ नहीं है, और ये है। पनिशमेंट की मैं बात करूं तो इसमें जरूरी नहीं है पनिशमेंट मिले, लेकिन इसमें मिलेगी, क्योंकि ये तो इलीगल काम कर रहे हैं, ड्रग्स का चीज करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी। कोलैटरल एग्रीमेंट वो होते हैं जब आपके एग्रीमेंट के साथ साथ आपने और भी एग्रीमेंट किए हों जो उस पर डिपेंड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड कोलैटरल एग्रीमेंट। एंड ऐसे एग्रीमेंट, अगर आपका मेन एग्रीमेंट वॉइड हो गया तो जरूरी नहीं है बाकी के सारे वाले भी वॉइड हो जाए, लेकिन इसके अंदर अगर एक चीज इलीगल है, स्टार्टिंग से आप इलीगल काम में चल रहे हो, तो बाकी की सारी चीजें भी इलीगल मानी जाएगी, बाकी की सारी चीज भी इलीगल हो जाएगी। हम आ गए हैं प्रपोजल वाले पे, जिसको मैं बोल सकती हूँ ऑफर भी बोल सकती हूँ। इसको हम सेक्शन 2A में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात पे आ जाती हूँ कि हम लोग कैसे क्या चीज़ क्यों पढ़ते हैं, एंड पूरा इस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका तरीका क्या है। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले एक ऑफर होता है, ऑफर को मिलती है एक्सेप्टेंस, दोनों मिलके बन जाते हैं प्रॉमिस। एंड इसके अंदर अगर मैं कंसिडरेशन को ऐड कर देती हूँ तो बन जाता है एग्रीमेंट। एंड अगर एग्रीमेंट में इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड कर देती हूँ तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये होता है। तो अब हम ऑफर के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ रहे हो आप किस तरीके से ये पूरी लाइन चलती है, किस तरीके से पूरी ये सीरीज चलती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अब आप समझ गए होंगे किस सीरीज के हिसाब से ये चीज़ चलती है। अगर मैं एक ऑफर की बात कर लेती हूँ तो हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे। ए था, उसने बी को ऑफर किया। क्या ऑफर की? कार ऑफर की, और ₹2 लाख में ऑफर किया। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो होगा उसको हम लोग ऑफरर भी बोल सकते हैं, और यहाँ बी जो होगा उसे ऑफरी बोलेंगे, डबल ई। ठीक है, ऑफरर ऑफरी। अच्छा, इन दोनों का मिलकर क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है ना। प्रॉमिस बनता है जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो हम इसको प्रॉमिसर भी बोल सकते हैं, इसको प्रॉमिसी भी बोल सकते हैं। तो देखो, ऑफरर भी बोल सकते हैं, प्रॉमिसर भी बोल सकते हैं, बी को ऑफरी भी बोल सकते हैं, प्रॉमिसी भी बोल सकते हैं। तो पहली चीज हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, 2A के अंदर आती है, मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कोई बंदा अपनी विलिंगनेस बताता है उसको करने की या ना करने की। फॉर एग्जाम्पल, करने वाली चीज़ तो हम लोगों ने देख ली। इन्हें अपनी विलिंगनेस बताई थी कि मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ, 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो खरीदेगा क्या? तो ये तो था टू डू समथिंग। और अब्सट्रेन फ्रॉम समथिंग क्या होता है कि ए ने बी को कहा,
फॉर एग्जाम्पल ए का बहुत अच्छा बिजनेस है, बी की बहुत अच्छी गुडविल है, बी ने देखा कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं भी ये बिजनेस कर लेता हूँ। तो अब ए को पता था अगर ये बिजनेस बी ने कर लिया तो उसके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, शिफ्ट हो जाएंगे उसके कस्टमर बी के पास। तो ए बी को कहता है कि भैया तू ये चीज़ मत कर, और उससे नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब नहीं करने का ऑफर करता है। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं अपने में ही पार्टनरशिप दे दूंगा, या कुछ इस टाइप का ऑफर करता है। तो क्या ये एक वैलिड ऑफर है? बिल्कुल है। कोई बंदा कुछ करने के लिए भी ऑफर कर सकता है और कुछ नहीं करने के लिए भी ऑफर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का मतलब समझ आया, ठीक है। टू डू समथिंग का आपको मतलब समझ आ गया होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एनालाइज है इसकी डेफिनेशन का, जो कि मैंने आपको बता दिया था, प्रॉमिसर और ऑफरर का मतलब क्या होता है। एंड हम एनालाइज ऑफ डेफिनेशन कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ ये आती है कि कुछ करना और कुछ नहीं करना। मैंने एग्जाम्पल से आपको ये भी समझा दिया है। तीसरी चीज़ आती है कि विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद व्यू टू ऑब्टेन एक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ विलिंगनेस बता दी, अपने डिज़ायर बता दी, उसने सिर्फ ये बता दिया कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी कार बेच दूँ 2 लाख रुपए में। ऐसे नहीं है, उसको पर्टिकुलरली बोलना पड़ेगा, तू खरीदेगा क्या, दैट इज कॉल्ड ऑफर। अगर वो ये चीज़ बोलता है कि देख मैं ये बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, सिर्फ इतना बोलता है, तो वो ऑफर नहीं है, वो बस ये अपनी इच्छा बता रहा है, अपने डिज़ायर बता रहा है। अगर वो सामने वाले को कहता है मैं ये सब बेचना चाहता हूँ, तू खरीदेगा क्या, दैट इज कॉल्ड ऑफर, कि उसने सामने वाले को ऑफर किया कि तू ये खरीदना चाहता है तो खरीद ले, देख मैं बेच दूंगा। तो ये वाली चीज़ ये बोल रहा है कि ऑफर में विलिंगनेस के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हम सामने वाले का कंसेंट लेना चाहते हैं या सामने वाले से एक्चुअल में डील करना चाहते हैं। अच्छा, अगर चौथी मैं बात करूँ तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लिया था, ए अपनी बी को कार बेचना चाहता था, तो मतलब पॉजिटिव है, कुछ कर बेचना चाहता है, ठीक है। ए ने कहा बी को कॉन्ट्रैक्ट, बी से कहा कि तुम ये बिजनेस मत करो, मैं उसके बदले या तो तुम मेरे ही इसमें पार्टनरशिप ले लो, या कुछ भी उसने ऑफर किया। तो उसने बी को कुछ करने से रोका, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो वो एक नेगेटिव ऑफर हो जाता है। तो ऑफर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू में भी हो सकता है चीज़, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ काइंड्स ऑफ ऑफर की। तो ऑफर बनते कैसे हैं? एक्सप्रेस ऑफर होता है, एक इम्प्लाइड ऑफर होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट वाला अच्छे से कर लिया, लास्ट वाले में मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल करके समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो अच्छे से किया है ना, तो आपको सारे पॉइंट एकदम अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सारी हेडिंग्स याद रखनी है बस पेपर में लिखने के लिए, बाकी आपको सारी चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। एक्सप्रेस ऑफर, जैसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था जो बोलकर और लिखकर होता है, तो ऐसे एक्सप्रेस ऑफर भी जो बोलकर आप ऑफर कर रहे हो या फिर रिटर्न में आप ऑफर कर रहे हो। जैसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि भाई ये खरीद लो, इतने का % का हमारा डिस्काउंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो आप ऑफर कर रहे हो, रिटर्न में ऑफर कर रहे हो, ठीक है। इम्प्लाइड ऑफर होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप में ऑफर हो जाते हैं। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठे रहे हो, आप वहाँ पे खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो वाली चीज़ आती है कि ये अपने आप में ऑफर हो जाता है, आप उसको बताते नहीं हो, अपने आप में। अभी कोई एक इंसान है आकर आपकी गाड़ी साफ़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो इसलिए साफ़ कर रहा है क्योंकि आपको उसको अब पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किसके लिए बनाया जाता है, तो जर्नल ऑफर होता है, एक स्पेसिफिक ऑफर होता है। जर्नल ऑफर की अगर मैं बात करती हूँ तो जर्नल पब्लिक के लिए, मतलब आपने एक ऑफर खोला एंड सभी पब्लिक के लिए खोल दिया कि भाई कोई भी आके ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड जर्नल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक बंदे, अगर मान लो ए है, उसने बी को बोला यार मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, अगर तू खरीदेगा तो मैं उसे 2 लाख में दे दूंगा, तू खरीदेगा क्या, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। अब यहाँ ए अगर ये निकाल देता कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए की, कोई खरीदेगा क्या, कोई भी खरीद लो, किसी को भी मिल जाएगी जो 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो दैट इज कॉल्ड कि जर्नल ऑफर दिया है उसने। अगर उसने स्पेसिफिकली बी को कहा होता तो वो स्पेसिफिक ऑफर हो जाता। तो अभी तक आपको सारे काइंड्स भी समझ आ गए होंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो जर्नल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग। तो जर्नल ऑफर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है। काउंटर ऑफर की मैं बात करूँ तो काउंटर ऑफर का मतलब यह होता है कि आप जिस टाइम ऑफर दे रहे हो, सामने वाला भी आपको वो ऑफर दे रहा है, दोनों के सेम
सेम ऑफर है, लेकिन दोनों को पता नहीं है। ना मुझे पता है कि वो सामने से ये ऑफर कर रहा है, ना उसे पता है कि मैं सामने से ऑफर कर रही हूँ। दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। ऑफर की अगर मैं बात करूँ तो हो गया मॉडिफिकेशन करना। सामने वाले ने मुझे एक ऑफर दिया, मैं उसके अंदर नेगोशिएट कर रही हूँ उसके साथ, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर कि आपने टाइम पीरियड के लिए अपने लिए एक ऑफर खोल रखा है, एंड देन आपको जिन लोगों को भी उस टाइम पीरियड के अंदर उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है वो कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसे डिटेल में कर लेते हैं, जल्दी से हमें समझ आ जाएगा। जनरल ऑफर की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ आ गया था जनरल पब्लिक के लिए होता है। एक मैं केस लॉ में बता देती हूँ एंड केस स्टडीज इस टाइप की बनती है, तो समझना। कार्बोलिक स्मॉल बॉल, तो क्या था, कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी ने ये ऑफर दिया था कि किसी भी बंदे को अगर वो हमारे स्मॉल बॉल यूज़ करता है और इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम लोग उसे रिवॉर्ड देंगे 100 पाउंड्स का। तो मिसेस कार्लिल ने उसको यूज़ किया, जैसी भी इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर लिखी हुई थी वैसे उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो अब वो जाकर वो कहती है कि मैंने पूरे इंस्ट्रक्शन से यूज़ किया था फिर भी मुझे हो गया, अब मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो वो उस रिवॉर्ड की हकदार होगी, उसे वो रिवॉर्ड मिलेगा। ये जर्नल ऑफर था, सभी के लिए था, उसने किया एंड उसको मिला। स्पेसिफिक ऑफर मैं बता चुकी हूँ, किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए ए ने बी को जो दिया था वो स्पेसिफिक ऑफर था, ठीक है। कहती हूँ क्रॉस ऑफर की, तो देखो ए, मान लो ए के पास एक रेड कलर की कार थी जिसे वो 2 लाख रुपए में बेचना चाहता था। यहाँ पर बी है, वो भी एक कार को खरीदना चाहता था 2 लाख रुपए तक की रेड कलर की कार को। तो बी ने ए को कहा कि यार मैं ऐसे ऐसे कार खरीदना चाहती हूँ, ए ने ये कहा कि मैं ऐसे ऐसे कार बेचना चाहता हूँ। दोनों को पता नहीं था, ये भी एक ऑफर बनाने वाला था, ये भी एक ऑफर देने वाला था, दोनों को पता नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। अगर मैं बात करती हूँ काउंटर ऑफर की, तो काउंटर ऑफर का मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना। ए ने ये कहा कि मैं अपनी रेड कार बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, तो लेकिन बी ने कहा यार उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, चल मैं खरीद तो लूंगा लेकिन 1.8 लाख में खरीदूंगा, तो दे देगा क्या, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर, कि उसने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, उसने नेगोशिएट किया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टैंडिंग ऑफर की बात करूं तो स्टैंडिंग का मतलब कंटिन्यूइंग हो गया, ओपन ऑफर हो गया एक टाइम तक। मैंने कहा कि मैं 30 जून तक के लिए ऑफर देती हूँ, जिन लोगों को भी ये ऑफर लेना है ले लो, कि मैं अपनी प्लॉट बेचना चाहती हूँ, जिसको भी खरीदना है खरीद सकता है और इतना इतना अमाउंट में खरीद सकता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर, कि मैंने इस टाइम उसके बीच में टाइम पीरियड लगा दिया कि भैया इस टाइम तक आप खरीद सकते हो। जिसे कोटेशन होते हैं, टेंडर आते हैं ना, वो सारे स्टैंडिंग ऑफर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को पूरा पढ़ लिया था। अब मैं बात करती हूँ एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर वो सारे के सारे सेम पॉइंट्स हैं जो एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जल्दी से देख लेते हैं। वही है कैपेबल ऑफ, इट मस्ट बी ए कैपेबल ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए वरना वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग होना चाहिए, मतलब कि वही है कि आप ए है, उसने बी को बताया कि मैं कार बेचना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट वाले में यूज़ किया था कि भाई उसने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी कार बेचना चाहता है, कितने पैसे में बेचना चाहता है, तो उसको ऑफर नहीं बोलेंगे, उसको वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। इसका बहुत अच्छा केस लो दे रखा है, लालमैन वर्सेस गौरीदत्त। तो ये जल्दी से ही केस लो देख लेते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज भी बनती है, तो ध्यान देना है आपने। अगर मैं बात करती हूँ लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त की, तो गौरीदत्त का क्या होता है, नेफ्यू गुम हो जाता है, लालमैन उसका सर्वेंट है, तो वो अपने सर्वेंट को कहती है कि जाओ जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आओ, तो वो ढूंढने के लिए निकल लेता है, बट बहुत देर हो जाती है। तो गौरीदत्त है ना, उसको पता नहीं होता लालमैन को, गौरीदत्त पीछे से ये अनाउंस कर देती है कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी, ठीक है। अब लालमैन ढूंढ ढांड के अब उसके नेफ्यू को ले आता है। नेफ्यू को लाने के बाद उसको पता लगता है कि मैम ने तो है ना बाद में पीछे से रिवॉर्ड के लिए अनाउंस कर दिया। तो अब वो कहता है कि मैं तो ढूंढ के लाया हूँ, मुझे रिवॉर्ड दो। तो क्या वो उस रिवॉर्ड का हकदार होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसे वो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। वो जो ऑफर दिया था ठीक है, लेकिन उसे वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो इसलिए वो उस ऑफर के हकदार नहीं है, वो उस रिवॉर्ड का हकदार नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कोई ऑफर जिसके लिए बनता है उसे कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ जर्नल ऑफर की, 2 टाइप के ऑफर होते हैं ना, जर्नल और स्पेसिफिक। तो अगर मैं बात करूं जर्नल की, तो जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया या कुछ ना कुछ ऐसा करके जर्नल पब्लिक को पता लग जाए, ठीक है। स्पेसिफिक जिस बंदे के लिए बनाया उसको कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी वो ऑफर वैलिड होगा। अगर मैं और बात करूं तो जो भी ऑफर होगा वो सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप अपनी विलिंगनेस बता दो। ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं ए अपनी कार बेच रहा था, बी को कहा था कि मैं अपनी कार बेच दूंगा
2 लाख रुपए में भेज दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे सारा पैसा कैश में चाहिए, मैं अकाउंट में नहीं लूँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कि कंडीशनल हो गया उसका ऑफर। तो ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि कुछ नॉन कंप्लेंट्स को भी हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी कार के लिए ऑफर दिया बी को, ठीक है, और कहा कि देख तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे दे। अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं ये सोचूंगा कि तूने कार खरीदने के लिए हाँ कर दिया, तब तुझे मुझे पैसे भिजवाने पड़ेंगे। तो क्या ये ऑफर होगा? नहीं होगा। साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल दोनों हो सकते हैं, ये हमें पता ही है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं, ये हमें पता ही है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो यही आता है, और यहीं से ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जब हम इसे कर लेंगे कि ऑफर जो डिफरेंट होता है वो मेयर स्टेटमेंट इंटेंशन से डिफरेंट होता है, इन्विटेशन ऑफर से डिफरेंस होता है, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट होता है, कैजुअल इक्विटी से डिफरेंट होता है, प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट से डिफरेंट होता है। तो कैसे होता है? अगर मैं बात करूँ इंटेंशन और अनाउंसमेंट की, एक फादर ने ये अनाउंस किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम कर दूंगा, तो क्या ये एक ऑफर है? नहीं है, ये एक ऑफर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी, या फिर कोई अनाउंसमेंट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम कर दूंगा, तो ये ऑफर नहीं है, ये एक तरीके की अनाउंसमेंट बोल सकते हो, या फिर वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसे ऑफर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि ऑफर जो होगा वो डिस्टिंग्विश्ड होगा फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल केस लो कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा समझ आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से ये टेलीग्राम पे पूछा, विल यू सेल योर बम्पर होल पेन, या फिर टेलीग्राफ की लोएस्ट कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो डिफेंडेंट ने आंसर कर दिया कि इसका बम्पर होल पेन 900 पाउंड्स का है, ठीक है। उसके बाद प्लेंटिफ ने कहा कि मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डिफेंडेंट ने कह दिया लेकिन मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद प्लेंटिफ ने उसे सू कर दिया कि भैया पहले तो इसने कहा था बेच दूंगा और अब बेच नहीं रहा, अब मैंने तो खरीदने के लिए हाँ कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि देखो उसने ऑफर नहीं किया था, उसने आपने जो 2 क्वेश्चन पूछे उसने सिर्फ उस 2 क्वेश्चन के आंसर किए थे। किसी के क्वेश्चन का आंसर करना ऑफर नहीं होता है, तो आप उसे सून नहीं कर सकते हो, आप उसे कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ और आती है, स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। देखो कि कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर उसका प्राइस लिखा हुआ है तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आपके ऊपर है कि आप उसे खरीदो ना खरीदो उस प्राइस को देखने के बाद, लेकिन क्या वो पर्टिकुलरली आप उसे ऑफर बोल सकते हो? वो इनविटेशन टू ऑफर हो जाता है। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ऑफर ये हो गया कि आपको पर्टिकुलरली बोला जा रहा है, ये जनरल पब्लिक को ये ऑफर दी जा रही है, खरीद लो, ये ऐसे खरीद लो, ये इतने में खरीद लो। प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस रखी हुई है, आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है उस प्राइस को देखने के बाद आप उसे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। उसके बाद अगर एक और चीज़ आती है, उसके बाद आता है एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ, उसको बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ए है, ए के पास 2 घर थे, ठीक है, एक जिसमें वो रहता था और एक जो खाली पड़ा हुआ था। तो बी उसका फ्रेंड था। एक दिन ये दोनों बात कर रहे थे और बात करते करते ए ने बताया, यार ये घर ना खाली है, मैं सोच रहा हूँ इसे बेच दूँ, लेकिन कोई अच्छा डीलर आएगा तो मैं इसे बेच दूँगा, राइट। तो क्या ये एक ऑफर हुआ? नहीं, ये चीज़ हुई कि उसने एक स्टेटमेंट दी है, अगर कोई आएगा और ऑफर करेगा। ए ने कहा कि मैं 2 करोड़ तक का अगर ऑफर आया तो 2 करोड़ तक मैं बेच दूंगा। तो ये था कि भाई अगर कोई ऑफर आएगा, अगर कोई सामने से ऑफर आएगा कि भाई हाँ 2 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है, तो मैं बेचना चाहूँगा, मैं उसे बेच दूंगा, लेकिन मैं सामने से कुछ ऑफर नहीं कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऑफर नहीं बोलूँगी, बट बोलूँगी कि इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर है, ठीक है। तो ऑफर इन चीज़ों से डिफरेंट होता है, एंड ये पढ़ना ज़रूर करनी है, ये वाले पॉइंट्स आपको ज़रूर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है, स्टेटमेंट अलग होता है, किसी को आंसर करना अलग होता है, ये चीज़ें अलग होती हैं एक ऑफर से, और ऑफर की वैलिड चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं अब बात करती हूँ आगे इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में, तो वो और देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ आपने लगा दी है,
देन आपने उसके ऊपर प्राइस लिख दिया है, और उसके ऊपर सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आके ख़रीदना है तो ख़रीद सकता है, वो आके नेगोशिएट कर सकता है और आप भी उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। देन अगर डील क्रैक हो जाती है तब आपकी डील हो जाएगी, अदरवाइज आप हो सकता है कि उसे कैंसिल कर दो। मान लो आपका 200 का प्रोडक्ट था, सामने वाला कह रहा है मैं तो 50 दूंगा, तो आप मना कर देते हो कि भैया इतने में तो मैं नहीं दे सकता। तो ये वाली चीज़ आ गई इनविटेशन टू ऑफर। आपने अपना प्रोडक्ट रख रखा था, सामने वाले ने नेगोशिएट किया, आपने नेगोशिएट किया, दोनों की बात नहीं बनी, तो वो चीज़ कैंसिल हो गई। ऑफर में क्या होता है, आप पर्टिकुलरली एक चीज़ ऑफर करते हो, सामने वाले को वो खरीदनी है तो खरीदे, मॉडिफिकेशन अगर वो करता है तो भी डिपेंड करता है कि आप उसे मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन जो आप कहते हो वही ऑफर होता है, बाद में वो और चीज़ें नहीं देख सकता है। ठीक है, बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगर मैं बात करती हूँ इसके डिफरेंस की, तो हम लोग मीनिंग इन दोनों के डिफिनेशंस लिख देंगे। अगर उसके बाद इंटेंशन टू पार्टीज, तो इंटेंशन क्या होती है, इसका इंटेंशन एक्चुअल में होता है कि भैया खरीद ले, यही चीज़ मैं जो चीज़ पर्टिकुलरली चीज़ ऑफर कर रहा हूँ यही चीज़ को आप लोग खरीदना है तो खरीदो वरना दफ़ा हो जाओ। इसमें ये होता है कि ये पूरा जर्नल उसमें होता है कि इंटेंशन रखता है कि भैया ये चीज़ खरीद लो, और नेगोशिएशन वाली चीज़ इसमें होती है। सीक्वेंस की मैं बात करूँ तो जो ऑफर होता है कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिए थे इसके डिफरेंस भी, और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ऑफर वाला। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, जैसे कि मैंने बोला था ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, देन कंसिडरेशन किया जाएगा। तो ये सारे हम लोग आगे आगे एक एक पार्ट में करते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम लोग पूरा बिजनेस लॉ का रिविजन करने वाले हैं। लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग केस स्टडीज़ भी करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी।